कासो जी का अपना इस इलाके में जो भी काम करने के लिए यहाँ के मेयर साहब और उनके कॉरपोरेशन के मेंबर, साइड में जो जिला परिषद मेंबर, सारे लोगों को काम करने के लिए जो धन चाहिए, जो मदद चाहिए, वो मदद देने के लिए मैं ही दिल्ली में बैठ करके जो आपका सपना है, ईटानगर का सपना है, उसको पूरा करने के लिए मैं अपना वादा लेकर के आपके बीच में 2-4 बातें रखूंगा। देखिए, आप लोगों ने मुझे कई सालों से देखा है, सुना है, मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 3 बार बनाया है। अभी कासो जी ने बताया एक बात कि 3 बार एमपी बना चुका है, कितना बार वोट मारेगा। मुझे भी ये बात सुनाई दिया, इसलिए तो एमएलए ने बोला है कि किरण रिजिजू को 3 बार एमपी बनाया और कितना बार बनाएगा। देखिए, ये चुनाव जो है ये कोई हल्का फुल्का में मजाक का चुनाव तो है नहीं, ये बहुत सीरियस चुनाव है। देश बनाने के लिए, प्रदेश बनाने के लिए, समाज को खड़ा करने के लिए इलेक्शन होता है हर 5 साल में। पार्लियामेंट के अंदर में बहुत सारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो बहुत सीनियर होते हैं। हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी एक लोकसभा से चुन के आते हैं। जितने भी हमारे सीनियर मंत्री हैं, चाहे होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो, चाहे हमारा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हो, हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, कई सारे सीनियर मिनिस्टर हैं। इस वक्त कैबिनेट में हम लोग टोटल 27 मिनिस्टर हैं। हर मंत्री किसी न किसी जगह से ही चुन के आते हैं। अब देश में 543 एमपीज हैं, कितना को कैबिनेट में दर्जा मिलता है, तो सबको किसी न किसी लोकसभा में चुनाव लड़ना पड़ता है। अगर 1 बार 2 बार वोट देकर के फिर से नहीं देना है तो फिर देश को कौन चलाएगा? सीनियर लीडर नहीं होगा तो फिर मैच्योर विजनरी जो लीडर आपको चाहिए, देश चलाने के लिए लीडर चाहिए, वो कहां से मिलेगा? मैंने पहले भी जिक्र किया, हमारा नॉर्थ ईस्ट से हमारा से पहले रिकॉर्ड बनाया है पीए संगमा साहब ने। पीए संगमा मेघालय से 9 बार लोकसभा में चुन के गए, 9 टाइम्स वो लोकसभा एमपी बने। और वो 6 बार जब लोकसभा एमपी बना है, 6 बार, तब जाकर के उसको कैबिनेट का दर्जा मिला है, तब वो स्पीकर बना है। 6 बार लोकसभा इलेक्शन जीतने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी 12 बार इलेक्शन जीता है। ऐसा हमारा देश में कई एमपी हैं, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8, 9, 10, 11, 12 बार ऐसा एमपी जीतने वाला हमारा देश में बहुत नेता है। तो जो मैं संगमा साहब के बारे में बोल रहा था, 6 बार लोकसभा एमपी बनने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर बना है। और मैं तीसरे टर्म में जब 3 बार लोकसभा एमपी जीता, तब जाकर के मुझे इस देश का एक कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में काम करने का मौका मिला। पहला जीतते ही कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनता है, सीधा नेता नहीं बनता है, सीधा प्रधानमंत्री नहीं बनता है। 13 साल चीफ मिनिस्टर बनने के बाद जिंदगी समर्पित करके देश के लिए, समाज के लिए सेवा करने के बाद तब नरेंद्र मोदी जी देश का प्रधानमंत्री बना है। सीधा किसी को सीनियर नेता नहीं बना सकता, उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए, उसके लिए कई बार मशक्कत करके लगातार चुनाव जीतना पड़ता है, तब जाकर के देश को चलाने का उनके पास एक्सपीरियंस भी होता है और सीनियरिटी भी होता है। तो हमारा अगर यहाँ कोई कहता है कि 3 बार किरण रिजिजू को वोट दिया, बार बार नहीं देगा, तो ऐसा होगा तो फिर हमारा प्रदेश से कभी भी देश चलाने के लिए कैबिनेट में किसी को जगह नहीं मिलेगा। ये कोई एक्सपीरियंस, इसको कोई मजाक करके इस तरह का हम लोग एक्सपेरिमेंट करने का चीज नहीं है। बहुत सीरियसली, गहराई से आपको सोचना चाहिए। कभी हम लोग लोकल इशू, जो ये आपका गंगा एरिया का भी इशू हो सकता है, ये हमारा अरुणाचल प्रदेश का भी इशू हो सकता है, गांव गांव
इशू होता है, हर इशू को जवाब देने के लिए एमएलए बनाया जाता है, मेयर होता है, पंचायत लीडर होता है, कॉरपोरेशन के मेंबर होते हैं, और कई जगह में आपने देखा होगा कमिटीज बनते हैं, गवर्नमेंट का अलग अलग कमेटी भी होते हैं। ये डेमोक्रेसी में सिस्टम बनाया हुआ है, लेकिन कहीं में नाला टूट गया उसका भी गाली किरण रिजिजू को देगा, किसी का घर का छत टूट गया उसका भी गाली किरण रिजिजू को देगा। मुझे तो अच्छा लगता है कि जिस पेड़ में फल बहुत उगता है, जिस पेड़ में बहुत फ्रूट्स होता है, लोग उसी को ही पत्थर मारता है। तो मुझे अगर सब लोग मुझे ही बोलता है तो मैं खराब नहीं मानता, लेकिन करने के लिए व्यवस्था बनाया हुआ है। जो जेई का काम है वो जेई को ही करना है, जो डायरेक्टर का काम है डायरेक्टर को करना है। दिल्ली में बैठ करके जो आपका काम मुझे करना है वो मैं ही करूंगा, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा हुआ है। लेकिन एक जगह फेल हो गया तो पूरा फेल हो जाएगा। आज अरुणाचल गवर्नमेंट जो भी काम कर रहा है, अगर मैं दिल्ली में बैठ करके आपको पैसा स्कीम प्रोजेक्ट का सपोर्ट नहीं करेगा तो हमारा अरुणाचल प्रदेश पैसा कहां से लाएगा? तो इसलिए सामूहिक जिम्मेदारी होता है, सबका जिम्मेदारी होता है। मेरा जितना जिम्मेदारी है उतना ही एक ग्राम पंचायत मेंबर का भी जिम्मेदारी होता है, उसने बांटा हुआ है। इसलिए मैं अपना जिम्मेदारी लेकर के हमेशा खड़ा रहता हूं। मुझे याद है जब मैं नए चुनाव लड़ा था, 70% मैंने इलेक्शन कैंपेन पैदल चल के कैंपेन किया था, गांव गांव घूमता था पैदल, मुश्किल से गाड़ी रास्ता पहुंचता था। अरुणाचल का मेजॉरिटी गांव में गाड़ी का रास्ता नहीं था, बिजली नहीं था, तो पाइप का पानी का सिस्टम नहीं था, एलपीजी गैस नहीं था, मोबाइल सर्विस नहीं था, कुछ भी नहीं था। यहां में कई सीनियर लोग बैठा हुआ है, आप लोग ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो 2004 के बाद में जवान हुआ है उनको तो नहीं मालूम। किरण रिजिजू जब से एमपी हुआ है उसके बाद जो डेवलपमेंट आया है वो बाद में जो आज का 18 साल 20 साल 25 साल जो बच्चे हैं उनको तो नहीं मालूम, लेकिन ज्यादातर आपको तो मालूम है। आपका जिंदगी आपने कितना कष्ट उठा करके पैदल चल के कितना मुश्किल से आपने जिंदगी गुजारा है। तो आज जो चेंजेस आया है, मैं अपना शुरू का जो पॉलिटिक्स जब मैंने एंट्री मारा, मैं एक अपोजिशन लीडर के रूप में उभर के आया था। मेरे पास में कोई भी साधन नहीं था, जिंदगी भर मैंने अपोजिशन में बैठा है। पहली बार मेरा जिंदगी में रूलिंग पावर में मिनिस्टर बनने के लिए 2014 में मौका मिला है। 2014 से पहले मेरा सारा जवानी, मेरा कॉलेज के जमाने से लेकर के पूरा मेरा यूथफुल मेरा समय ऑपोजिशन पार्टी में चला गया। तभी मैंने 2014 में जब ऑपोजिशन एमपी बन करके लोकसभा में खड़ा किया, तब मैंने अपना पूरा अरुणाचल का दुख और अरुणाचल का दर्द को मैंने लोकसभा में रखा है। लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार ने कभी भी हमारे बातों को सुन करके ध्यान नहीं दिया। कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिससे अरुणाचल का तकलीफ को दूर हो सके। तभी मैंने लोगों को वादा किया, जिस दिन हमारा भारतीय जनता पार्टी इस देश में फिर से सरकार में आएगा और आपका एमपी के रूप में मैं अगर भारत सरकार का मंत्री बनेगा तो मैं अरुणाचल का चेहरा को बदल दूंगा। मैंने उस समय वादा किया था, क्योंकि हमने देखा है जिंदगी भर अपोजिशन में बैठ करके हमने देखा है, कभी भी उस जमाने में जो कांग्रेस के नेता थे, प्रधानमंत्री से लेकर के उस समय होम मिनिस्टर, रक्षा मंत्री, कभी भी अरुणाचल को पहचाना ही नहीं। यहां तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी था कि बॉर्डर एरिया में अच्छा रोड नहीं बनाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करना है, ये कांग्रेस का पॉलिसी था। ये छुपाया हुआ पॉलिसी था। 2013 में कांग्रेस पार्टी का जो डिफेंस मिनिस्टर ए के एंटोनी ने
पार्लियामेंट में खड़ा करके ऑनेस्टली उन्होंने एडमिट किया, और वो आप सब ने वीडियो देखा होगा। पार्लियामेंट का वीडियो में आज भी सब देख सकते हैं, कांग्रेस के डिफेंस मिनिस्टर ने बोला कि हमने गलती किया है। कांग्रेस पार्टी ने बॉर्डर एरिया अरुणाचल में रोड नहीं बनाने का जो फैसला लिया 1962 के बाद, चाइना से डर के कोई भी बॉर्डर रोड नहीं बनाने का जो फैसला किया, ये हमारा देश के लिए बहुत नुकसान हुआ है। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सारे बॉर्डर एरिया को अलग तरीके से पॉलिसी बना करके पूरा 100% रोड, बिजली, पानी और जो बेसिक फैसिलिटी है मोबाइल सर्विस से लेकर के खाने पीने तक का, ये सारा काम 2014 के बाद शुरू हुआ है। आज आप ईटानगर में बैठ करके कहीं भी जाइए अरुणाचल का, एक दिन में मैं ईटानगर से बैठ करके खड़ा होकर के आपको मैं गारंटी देके बोल रहा हूं, आज ईटानगर से एक दिन में तवांग में पहुंच सकता है, तकसिंग में पहुंच सकता है, कोलोनियल में पहुंच सकता है, दापोरी जो तकसिंग से लेकर के इधर में मणिगांव और बेचुका और आगे तुतिंग तक और तिराप चंगलांग तक पूरा अरुणाचल प्रदेश, इतना बड़ा प्रदेश एक दिन में ईटानगर से पहुंचने का फैसिलिटी हमने 10 साल में खड़ा किया है। ये कोई मजाक नहीं है। इलेक्शन में भाषण देने के लिए बहुत मजाक से इस तरह का बातें करना आसान है। मैं अगर पूछेगा कि किसी को कि अगर आप कुछ वादा करता है करेगा कैसे, कहां से लेके आप करेगा? आप कोई पंचायत का लीडर लड़का है तो ठीक है, बोल सकते हैं कि हम छोटा मोटा इशू हैंडल करेगा। ये हाईवे का पैसा आप कहां से लेगा? गांव में जो बैठा है उसके लिए जो काम करना है ये मामूली नहीं है। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रोड का काम अभी हो रहा है, बिजली का काम अभी हो रहा है, मोबाइल सर्विस देने का सारा प्रक्रिया, बेसिक जो आपको गांव में जो जरूरत होता है, पीने का पानी, एलपीजी कनेक्शन, जो आदमी को जीने के लिए जो चाहिए वो अभी हो रहा है। जो डेवलप कंट्री में ये सब 100 साल पहले हो चुका है। विदेशों में खाने पीने के बारे में चर्चा नहीं होता है, ये तो वैसे ही अवेलेबल होता है, पाइप खोलते ही पीने का पानी, ये कोई चर्चा का विषय ही नहीं है। हम लोग अभी 21st सेंचुरी में आज हम बिजली, सड़क, पानी ये आज बना रहे हैं, आज हम रास्ता बना रहे हैं, आज एयरपोर्ट बना रहे हैं, आज रेलवे लाइन बना रहे हैं। अगर ये एयरपोर्ट, ये बिजली, पानी, हाईवे, ये रेलवे लाइन, ये बॉर्डर का रोड अगर कांग्रेस के जमाने में किया होता, उस समय 60 इयर्स तो कांग्रेस को मौका मिला था, अगर उस समय किया होता, आज मैं आपका सीधा इंडस्ट्री का बात करना था, इकोनॉमिक पॉलिसी का बात करना था। यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से लेकर के एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए तरह तरह का काम का हम बात करना था। लेकिन ये सब काम कैसे होगा जब पानी ही नहीं है, जब आपका रास्ता ही नहीं है? स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जिसका पेट में खाना नहीं है, जो आदमी भूखा है, उसको फिलोसफी धर्म पाठ पढ़ा के फायदा नहीं है। ये फिलोसफी काम तभी आता है जब आदमी का पेट में रोटी होता है, जो भूखा नहीं होता है। जो भूखा होता है, मरने वाला है, खाने के लिए नहीं है, बच्चों को पिलाने के लिए पानी नहीं है, घर में चूल्हा जलाने के लिए आग नहीं है, तो फिर क्या बड़ा बड़ा बात करेगा? ये जो बेसिक लोगों को जीने के लिए बिजली, सड़क, पानी, सुविधा के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, ये जब तक इंसान को नहीं मिलता है, बाकी चीज कोई मीनिंग नहीं होता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने हर गरीब को कोविड के समय में कोई भूखा ना मरे, हर एक गरीब को 80 करोड़ से भी ज्यादा हमारे देश के वासियों को फ्री में अनाज हर एक घर तक पहुंचाया। हमने, मुझे याद है कैबिनेट में जब ये प्रपोजल आया, कोई ऑफिसर ने मुझे कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इतना बड़ा डिसीजन देने जा रहा है, हमारा देश का 80 करोड़ गरीबों को फ्री में खाना खिलाना, 80 करोड़ ये कोई मामूली फिगर नहीं है। ये पूरा यूरोप का पॉपुलेशन
पॉपुलेशन, पूरा अमेरिका का पॉपुलेशन मिला के भी 80 करोड़ नहीं है। इतना लोगों को फ्री में अनाज पहुंचाना ये कोई सपना में भी नहीं सोच सकता है। तो इतना पैसा कहां से लाएगा? लेकिन मोदी जी ने कैबिनेट में कहा इसका व्यवस्था जितना भी 4-5 लाख करोड़ जाएगा हम व्यवस्था करेंगे। मैं प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हूं, लेकिन हम गरीबों को भूखा नहीं मरने देगा। ये फैसला नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। इस तरह का अगर मैं आपको स्कीम गिनती करते करते जाएगा तो आज रात भर हो जाएगा। मैं स्कीम ज्यादा गिनती नहीं करना चाहता। आपको मिल रहा है, लेकिन मेरा एक पुकार है आपसे, जो स्कीम मिल रहा है उसको आप एक्नॉलेज करना चाहिए, उसको एडमिट करना चाहिए। जो किरण रिजिजू की वजह से हाईवे बना है, उसी हाईवे में चलते चलते फिर किरण रिजिजू को गाली देगा। किरण रिजिजू ने मेहनत करके घर में गैस पहुंचाया, चूल्हा पहुंचाया, फिर वही चूल्हा में खाना पका के फिर वही किरण रिजिजू को गाली देगा। किरण रिजिजू ने आपको घर घर पानी पहुंचा रहा है, आपको हर एक घर में बिजली पहुंचा रहा है, गांव गांव रास्ता पहुंचा दिया। उसी फैसिलिटी को लेकर के मैंने मोबाइल टेलीफोन का हर एक गांव में आजकल पहुंचा दिया। उसी मोबाइल टेलीफोन से फिर किरण रिजिजू को गाली देगा, तो इंसान के लिए अच्छा नहीं है। अगर मैंने काम नहीं किया तो मुझे जनता के बीच में आने का कोई अधिकार नहीं है। मेरे जिंदगी में मैंने वसूल बहुत शुरू से तय किया है। आज तक किरण रिजिजू के ऊपर में एक उंगली नहीं लगा सकता है। मैंने जिस दिन लोकसभा चुनाव लड़के गया उसी दिन मन में कसम खाया कि अरुणाचल प्रदेश का एक पैसा मेरा पॉकेट में नहीं घुसेगा। मैं दुनिया भर से हमारे राज्य के लिए पैसा लाऊंगा, लेकिन राज्य का पैसा मेरा पास कभी नहीं जाएगा। अब एमएलए साहब को पूछिए, यह तमाम जितना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का पूछिए, किसी ऑफिसर को जेई से लेकर के एई से लेकर के कोई कॉन्ट्रैक्टर, हर एक आदमी को पूछिए, जिंदगी में 1 रुपया भी किरण रिजिजू को दिया क्या किसी स्कीम के लिए? मैं इलेक्शन लड़ता हूँ डोनेशन से, मैं बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट करता हूँ, उस प्रोजेक्ट से जो पैसा आता है कोई लोग बोलता है कि चलो आपका इलेक्शन में डोनेशन दे देगा। लोगों का डोनेशन, गरीबों का जो भी है, और बाहर से भी डोनेशन आता है मुझे, और यही डोनेशन आज लगभग अरुणाचल प्रदेश का आदमी दिल्ली में जो भी आता है, कम से कम 3-4 हजार आदमी हर महीने मेडिकल का ट्रीटमेंट दिल्ली में मैं देता हूं। ये कोई सरकारी पैसा से नहीं होता है। आज दिल्ली के अंदर में, दिल्ली पुलिस के अंदर में हमने जो व्यवस्था किया है वो सदियों तक यो याद रखेगा। मैं जब कॉलेज में थे, हमारे अरुणाचल के बहुत लोग कॉलेज में पढ़ते थे, नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल आदमी लोग का, कॉलेज में रैगिंग होता था, पिटाई करता था, मार्केट में उनको बहुत टॉर्चर करता था। अरुणाचल के एक लड़का को दिल्ली के बीच सड़क में मार दिया। अरुणाचल के लोगों को, ट्राइबल लोगों को बहुत टॉर्चर होता था बाहर में, और जब पुलिस को कंप्लेन करने जाता था तो पुलिस वाला भी गाली देता था कि तुम लोग किस देश से आया है, कहां से आया है। आज मैं सीना तान के आपको बता रहा हूं, दिल्ली के अंदर में किसी अरुणाचल लड़का को हाथ लगाने का हिम्मत नहीं है। मैंने नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद से दिल्ली पुलिस में 1000 से भी ज्यादा हमारे नॉर्थ ईस्ट के युवाओं को दिल्ली पुलिस में भर्ती कराया है। कुछ सोच सकते हैं? ये कोई मजाक है? कांग्रेस 60 ईयर्स रूल किया है, सोच सकते हैं कि ये किसी ने कल्पना नहीं किया और मुझे किसी ने डिमांड नहीं किया। ये मेरा अपना सोच है, और जब मैं आपका सपोर्ट से, आपका ब्लेसिंग से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन करके दिल्ली गया, तो मैं ऐसा कयाम करना चाहता हूं कि जिंदगी भर जब मैं जिस दिन एमपी नहीं रहूंगा तब भी लोग याद रखेगा कि एक जमाने में अरुणाचल से भी एक चेहरा था जो दुनिया के सामने में सीधा तान के अरुणाचल के बारे में बात कर सकते हैं। मुझे कोई दागी नहीं लगा सकता। लोग तरह तरह का बातें करने से भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे जो एक्यूज करता है, मुझे जो गाली देता है, वो पूरा का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। क्योंकि जो आदमी को क्रिटिसाइज करने के लिए अगर कोई पॉइंट है
तो मुद्दा है तो जरूर बोलना चाहिए। कोई मुद्दा नहीं है बिना मतलब का अगर बोलेगा तो उसका असर खुद को होता है। मैंने जिंदगी में मेरे खिलाफ चुनाव लड़ने वाला का खिलाफ एक शब्द नहीं बोला है। मैं 2004 में जब पहले बार एमपी बना तब भी उस समय का कांग्रेस एमपी के बारे में मैंने एक शब्द नहीं बोला। मैंने सिर्फ इतना ही कहा कि जिस दिन मैं एमपी बन जाऊंगा तो मेरा काम को देखना, और मैंने अपने बारे में अपना सपना के बारे में लोगों को बताया, लेकिन किसी एक आदमी का खिलाफ मैंने गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। पॉलिटिकल पार्टी की लड़ाई है, आइडियोलॉजी है। कांग्रेस के खिलाफ मैं जरूर बोलता हूं क्योंकि कांग्रेस ने 60 इयर्स तक हमको टॉर्चर किया है, वही मैं जरूर बोलता हूं। लेकिन इंडिविजुअल ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है। मैं पर्सनल अटैक कभी भी नहीं करता। मैं आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अरुणाचल बदनाम हो जाएगा। कई नेता है, वो नेता का ऐसा काम होता है जिसके वजह से उसके लोग, उसके राज्य के लोग, उसके कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग सर झुकना पड़ता है, शर्म होना पड़ता है। मैं मोरालिटी की दृष्टि से कहना चाहता हूं, मोरालिटी की दृष्टि से आज तक मैं कोई ऐसा काम नहीं किया। मैं यहां गलत काम करके, करप्शन करके, धंधाबाजी करके, अनाप शनाप बातें करके कभी भी अपना राज्य को बदनाम नहीं किया। और जब मेरा बात सुनता है दुनिया, मैं कहीं भी जाता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि मैं जिस राज्य से आया हूं वो प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मेरे लिए मेरा ये कर्म भूमि है, और जो लोग मुझे आशीर्वाद देता है ये मेरा सब कुछ है। इसी के बदौलत मैं पार्लियामेंट में एमपी बना, इसलिए मेरा वजह से मेरे लोग, अरुणाचल प्रदेश के लोग कभी भी शर्म से सर नहीं झुकना चाहिए। मैं हमेशा इस चीज को ध्यान रखता हूं। अगर मैं ऐसा कुछ काम कर दिया कभी वीडियो में कहीं, आजकल तो सोशल मीडिया का जमाने में बहुत कुछ बदनाम होता है, मैं हमेशा एक कोशिश करता हूं एज ए एमपी में कभी भी गलत काम नहीं करना है। अब बीजेपी के 20-25 साल से मेरे साथ में काम करने वाला को पूछिए, मैं किसी भी बीजेपी कार्यकर्ता को एक पेन उठा के लाओ, एक कागज दुकान से ला के दो, मैं काम नहीं लगाता हूं, मैं खुद करता हूं। मैं यहाँ जमीन ऑक्युपाई कर दो, मेरा यहाँ में या एक तो बिजनेस चल रहा है, आप थोड़ा जाके देख दो, कभी भी नहीं बोलता है। आप कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता को उठा के पूछ लीजिए, मैं अपना परिवार के लिए, मेरे लिए कभी भी मैं किसी को काम नहीं लगाता हूं, और आगे भी मैं कभी भी काम नहीं लगाऊंगा। मेरे जैसा सोचने के लिए, मेरा जैसे काम करने के लिए हर आदमी कर सकते हैं, लेकिन नसीब वाला वही होता है जो बोलता है वो कर सकता है। मैंने कभी भी अपना पद का, मैं जिस पोजीशन में हूं, इसको मैंने बेइस्तेमाल नहीं किया है। मैं कभी भी एमपी बनकर के, मंत्री बनकर के आज तक मेरा पोजीशन को गलत तरीके से अपने लिए, अपने फायदा के लिए कभी भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया। मेरा मन में बहुत कुछ साफ है। आज देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, हमारा संकल्प पत्र, कई लोग ने सुना होगा, कई लोग ने नहीं सुना होगा। वो जो मैनिफेस्टो रिलीज किया बीजेपी ने, वो मैनिफेस्टो तैयार करने में मैंने बहुत उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। राजनाथ सिंह जी का नेतृत्व में मैनिफेस्टो कमेटी बनाया और प्राइम मिनिस्टर ने कल वो मैनिफेस्टो रिलीज किया है। उस मैनिफेस्टो में कई चीजें बताया गया है। मैं मैनिफेस्टो इतना मोटा और इतना ज्यादा हमारा फ्यूचर का प्रॉमिस है, डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक दो पॉइंट मैं जरूर यहाँ ईटानगर में चर्चा करना चाहता हूँ। हमारा महिला, यहाँ में काफी महिलाएं बैठे हुए हैं। हमारे यहाँ दुकान करने वाला, सब्जी बिक्री करने वाला, कई अपना एंटरप्रेन्योरशिप करके कई महिला, आप लोग ने ध्यान से हमारा मैनिफेस्टो को जरूर पढ़ना चाहिए, और जिसको ठीक से पढ़ना नहीं आता है उनको, किसी और को जिसको आता है उनको पढ़ के बताने के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले तो महिलाओं के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आज पूरा देश भर में 10 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं के लिए स्पेशल मदद जो मोदी सरकार दे रहा है। इस चुनाव के बाद मोदी जी तीसरे बार जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे
ये सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं के लिए स्पेशल फोकस काम करने वाले हैं। आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा फ्री में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आजकल टेक्नोलॉजी के बिना कुछ नहीं होता है। टेक्नोलॉजी के लिए, एजुकेशन क्षेत्र में, हेल्थ के लिए और रिटेल में बिजनेस करने के लिए, टूरिज्म में आपका जैसे कि होम स्टे होता है उसको चलाने के लिए, और ड्रोन दीदी जितना खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, हर एक गांव में बड़ा वाला एक ड्रोन फ्री में दिया जाएगा। वो ड्रोन को सिर्फ महिला ही चलाएंगे और उसको ड्रोन दीदी नामो ड्रोन दीदी का नाम से जाना जाएगा। ये एग्रीकल्चर सेक्टर में रेवोल्यूशन लाएगा। हमारा महिलाओं को सशक्तिकरण ये हमारा प्राथमिकता है। कितना टॉयलेट हर एक गांव में, कॉलोनी में भारत सरकार ने जो टॉयलेट बनाया वो फोकस महिलाओं के लिए है। और ये जो नया स्वच्छ भारत मिशन का जो सेकंड फेज होगा इस चुनाव के बाद, उसमें ये जितना भी टॉयलेट, बाथरूम और बाकी जो सैनिटरी का जितना भी जो स्टेप उठा रहा है, इसको और बल देते हुए वो स्टैंडर्ड को और बढ़ाने के लिए हमारा मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया गया है। हमारे किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसान सम्मान, आपका अकाउंट में जो पैसा डालता है, इसको प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया है कि सबको इस इलेक्शन के बाद एग्रीकल्चर इनकम को इंप्रूव करने के लिए महिलाओं का जो जिस प्रकार से अपना जो क्लस्टर यूनिट बना के अलग अलग जगह में आपका ट्रेडिंग के लिए जो सप्लाई चेन को इजाफा करने के लिए, उसके लिए मैनिफेस्टो में हमने कमिटमेंट दिया है। मैं जिस पद में रहा हूं, अभी मेरा पास अर्थ साइंस मंत्रालय भी है और मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को भी देख रहा हूं। हमने उस दिन नया मंत्रालय देने के बाद जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री मुझे दिया, मैंने अपने सारा ऑफिशियल्स को बुला करके एक रोड मैप तैयार किया गया है। और अरुणाचल प्रदेश में खाने पीने का जितना सामान है बाहर से मंगाने का जरूरत नहीं पड़ने के लिए इंडस्ट्रियल यूनिट, कोल्ड स्टोरेज और सप्लाई चेन या मेगा फूड पार्क जो दिया है उसको भी इंटीग्रेट करते हुए पूरा अरुणाचल प्रदेश को सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ब्लूप्रिंट मेरा मंत्रालय में ऑलरेडी तैयार हो चुका है। और इलेक्शन के बाद मैं उसको लागू करने के लिए अपना मंत्रालय के ऑफिसर्स को ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। हम लोग यहाँ में ईटानगर में ट्राइबल्स में रहते हैं, नॉन ट्राइबल्स में रहते हैं। यहाँ भाईचारा बहुत अच्छा तरह से हम लोग के बीच में हमेशा रहता है। जो ट्राइबल स्टेट है अरुणाचल, बेसिकली ये ट्राइबल स्टेट है। हमारा आदिवासियों, हम लोग का जो ट्राइबल एरिया में अपना जो परंपरा है, अपना जो स्टाइल है, अपना जो कल्चर है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मैनिफेस्टो में ट्राइबल्स डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल का कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल का रहन सहन और रिसर्च के लिए नया प्रावधान लेके आ रहा है। और चुनाव के बाद एक बहुत बड़ा अभियान चलाने वाला इस देश में गौरव, हमारा जो इतिहास में जो प्राउड है, हमारा आइडेंटिटी है, ट्राइबल्स लोगों के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। तो मोदी जी ने कहा कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जो बहुत बड़ा ट्राइबल फ्रीडम फाइटर था, उसका जन्म दिवस को सम्मिलित करते हुए पूरा देश भर में लगभग 10 करोड़ ट्राइबल्स है हमारा देश में, उसके लिए अलग से मिशन मोड में काम करने का फैसला किया है। हमारा अरुणाचल प्रदेश में आप तो जानते ही हैं, हम लोग तो ट्राइबल जरूर है। कॉन्स्टिट्यूशन में आप सबको मालूम होगा 2007 से पहले हमारा अरुणाचल का लगभग 85% ट्राइब्स का रिकॉग्निशन ही नहीं था। आपने देखा होगा 2007 में मैंने लड़ाई झगड़ा करके दपला को हटा के जब निशी किया, उसके बाद बाकी ट्राइब सब बच गया था। तो 2021 में जिस दिन मैं कैबिनेट मिनिस्टर बना, 1 महीने के अंदर में, आप याद रखिए 60 इयर्स वो कर नहीं पाया, 1 महीने के अंदर में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अरुणाचल का हर एक ट्राइब को
100% हमने कॉन्स्टिट्यूशन में रिकॉग्नाइज कर दिया, पार्लियामेंट में बिल पास कर दिया। ये सब कोई छोटा मोटा नहीं है। आज में हजारों लोगों का डिमांड पेंडिंग है, कंट्रोवर्सी है, अलग अलग रिसर्च करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश को एक झटका में पूरा रिकॉग्निशन किया। ये सब कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अच्छा चीज का चर्चा नहीं होता है। मैं हर एक दिन जितना स्कीम लाता हूँ मैं बताते रहता हूँ, लेकिन यहाँ कितना लोग मालूम है। जैसे एकलव्य स्कूल, इस चुनाव के बाद 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूल, एकलव्य मतलब फ्री में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री से बच्चों को पढ़ने के लिए रेसिडेंशियल हॉस्टल के साथ खोला जगह देश भर में। और आप सोचिए 700 से ज्यादा एकलव्य मॉडल स्कूल जो है वो अरुणाचल को कितना ज्यादा मिलने वाला है। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारा जितना भी डिफिकल्ट एरियाज अरुणाचल प्रदेश सबको एक एक एकलव्य मॉडल स्कूल इस चुनाव के बाद हम लोग प्रपोजल करके दिलाने का हम सोचा है। स्पेशल जो मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर का बात किया, उसमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारा मैं डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा। आप जैसे मैंने पहले सुझाव दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के आप लोग जरूर पढ़ना चाहिए कि हमारा मैनिफेस्टो में क्या कमिटमेंट लेके आया है। हमारे युवाओं के लिए आपने देखा, मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर था इस देश में, मैं ऐसा पहला खेल मंत्री हूं जिन्होंने हर एक खिलाड़ी के साथ हमारा देश का हर एक क्षेत्र में, खास करके दूर दराज के इलाका में जा करके सबके साथ तालमेल करके एक नया स्पोर्ट्स का एक सिस्टम, मोदी जी का संकल्प खेलो इंडिया को हमने देश भर में चलाया है। अरुणाचल प्रदेश से कभी भी मेडल नहीं मिलता था। आप किसी भी अरुणाचल का स्पोर्ट्स पर्सन को पूछ लीजिए, कभी भी मेडल नहीं मिलता था। कभी भी अरुणाचल आदमी गोल्ड मेडल, सिल्वर तो छोड़ दीजिए, क्वालिफाई भी मुश्किल से होता था। लेकिन आज अरुणाचल के अंदर में ही सिर्फ नेशनल लेवल नहीं, एशियन गेम्स, ओलंपिक्स तक पहुंचने के लिए अरुणाचल के बच्चे तैयार हो गया है। हमारा ईटानगर में नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस, जो देश का सबसे स्टैंडर्ड ट्रेनिंग सेंटर हमारे देश में टोटल 23 बनाया हमने मेरा खेल मंत्री समय में, और 23 में से एक को हमने ईटानगर में लेके आया है। यहाँ हमारा आर्टिस्ट लोगों के लिए, फिल्म इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट, ये सब करने वालों के लिए अरुण प्रभा चैनल, अलग से दूरदर्शन का एक चैनल यहाँ खुलवाया, और फिल्म एंड टेलीविजन सेंटर पूरा नॉर्थ ईस्ट में पहली बार ऐसा नेशनल लेवल का सेंटर जोते में अभी बहुत धूमधाम से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ये सब आप सोच के देखिए, फिर सोच सकते हैं क्या मेरा एमपी बनने से पहले हमारा आईटीबीपी का हेडक्वार्टर को कहाँ शिलोंग में रखा था, और शिलोंग से नॉर्थ ईस्ट का पूरा कंट्रोल करता था। मैं जब एमओएस होम बना, 1 साल के अंदर में शिलोंग से पूरा का पूरा हेडक्वार्टर को हमने ईटानगर में लेकर के बसा दिया। एनडीआरएफ, आज हमारे एनडीआरएफ के बारे में लोग सुनते हैं, यहाँ जो फ्लड आता है, एक्सीडेंट होता है, उस समय प्रोफेशनल टीम चाहिए बचाने के लिए। एनडीआरएफ का नाम तक नहीं सुना था हमारे नॉर्थ ईस्ट में। हमारा देश में 2 एडिशनल बटालियन खोला एनडीआरएफ का, एक मोदी जी का कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में और दूसरा मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल प्रदेश में खोल के अभी होलोंगी के पास में इतना बड़ा मेगा स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, एक बटालियन पूरा हमने खड़ा किया है। इस प्रकार से कई चीज जो है, मैं जैसे कहा कि पूरा गिन के बताने में बहुत समय बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं पूरा स्कीम का नाम गिनती करके नहीं बोलना चाहता हूँ। डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह का बातें जो करता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। एक तो कहता है कि क्रिश्चियन आदमी किरण रिजिजू को वोट नहीं डालना चाहिए। मेरा काम और मेरा जो लगन है, अरुणाचल प्रदेश के लिए मेरा योगदान है, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, आप सोचिए, अगर कोई क्रिश्चियन आदमी ईश्वर का मानता है, अगर किरण रिजिजू को वोट नहीं देगा तो आप सोच लीजिए क्यों नहीं देगा। जब 2014 में मैं पहली बार मंत्री बना, 2012 में कांग्रेस सरकार के समय में एफसीआरए एक्ट को अमेंड किया गया था। बहुत कड़ा कानून, जो विदेश से जो मिशनरीज का पैसा आता था
उसको रोकने के लिए कांग्रेस ने कानून बनाया FCRA। उस कानून के तहत लगभग हमारा देश में 25,000 FCRA के तहत सारा अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में जितना क्रिश्चियन मिशनरीज है सबका अकाउंट फ्रीज हो गया। आज आप यहाँ का बिशप को पूछे, कैथोलिक का, मियो में हमारा कैथोलिक बिशप है, आपका जो पुराना अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का जो प्रेसिडेंट रहा है तको तकी, उनको पूछिए। जब सारा क्रिश्चियन मिशनरीज का फंड फ्रीज हो गया उस समय किरण रिजिजू ने खड़ा करके सबका सब खोला है। उस समय जब तकलीफ में था तो खड़ा करने वाला हम हैं। यहाँ में चर्च बनाने के लिए व्यवस्था करता है, आप अलग तरह से हीलिंग प्रोग्राम करता है। जब मदद के लिए मेरा पास आता है, चाहे वो चर्च का हो, चाहे मंदिर का हो, चाहे गोम्पा का हो, कोई भेदभाव किए बगैर किरण रिजिजू ही देखता है। फिर हमको वोट नहीं डालने का कौन बोलता है? अगर ईश्वर है तो इस तरह का जो गंदा राजनीति धर्म के नाम से अपना अरुणाचल का प्रोग्रेस को खत्म करना चाहता है, उसको ईश्वर भी माफ नहीं करेगा और अरुणाचल का जनता भी माफ नहीं करेगा। हम राष्ट्र सेवा में निकले हैं। इसको इस तरह का धार्मिक भावना को उजागर करके, उसको खिलवाड़ करके राजनीति को प्रभाव करने का कोशिश करने वाला बहुत, मैं साफ दिल से कहना चाहता हूं, ये ईश्वर का सोच का खिलाफ है। किसी का खिलाफ बुरा सोचना, बुरा बात कहना, इसी चीज को ईश्वर कभी भी माफ नहीं करेगा। यहाँ अरुणाचल प्रदेश में मेरे बारे में एक अफवाह फैला करके बदनाम करने का कोशिश किया। पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली हुआ। मैंने जब भारत का राष्ट्रपति ईटानगर में स्टेटहुड डे में जब आई थी तो मैंने हजारों लोगों के सामने में, राष्ट्रपति के सामने में मैंने खुले तौर पर ऐलान किया। हम लोग यहाँ में सबको भरोसा करते हैं और भरोसा करने वाला हमारा विश्वासघात करेगा तो हमारे दिल में चोट पहुंचता है। कमीशन को चलाने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया है। एक बार कमीशन बन गया वो सरकार का हाथ से दूर हो जाता है। कोई एमएलए चीफ मिनिस्टर कमीशन को कंट्रोल नहीं कर सकता है। यूपीएससी जो आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, फॉरेन सर्विस का एग्जाम देता है, हमारा स्टेट में जो फर्स्ट क्लास जितने भी सर्विसेज है उसका एग्जाम कंडक्ट करने के लिए अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को पूरा पावर दिया है। वहां किसी का दखल अंदाज नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट कमीशन बनाने के बाद उसी कमीशन से लोगों ने पेपर लीक किया, पेपर चोरी किया और हमारे जवान जो मेहनत करके पढ़ाई लिखाई करके एग्जाम करने वाला का जिंदगी को बर्बाद करने का कोशिश किया। हम आज भी कहते हैं, चाहे डिपार्टमेंट हो, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो, पीडब्ल्यूडी हो, पीएचई हो, हर एक डिपार्टमेंट में जितना ऑफिसर है उस ऑफिसर के ऊपर में दायित्व है। अगर हमने पैसा लाया है, हमने स्कीम लाया है, मैं तो उस स्कीम को, मुझे परसेंटेज चाहिए तो नहीं बोलता हूं, लेकिन यहाँ जो ऑफिसर है आप भी कमीशन नहीं खाना चाहिए, आप भी गड़बड़ नहीं करना चाहिए। मैं सारा कॉन्ट्रैक्टर को भी बोलता हूं, आज जितना भी अरुणाचल में जो काम करता है आप पब्लिक को बताना चाहिए। कोई लोग स्कीम आता है, एक स्कीम आ गया 20 करोड़ रुपया आ गया, ये स्कीम किरण रिजिजू ने लाया, कोई बोलता नहीं है। वो इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर आपस में जो टेंडर मार करके काम लेने के बाद वो ऑफिसर को उल्टा क्रेडिट देता है, इस ये ऑफिसर की वजह से स्कीम मिला है बोलता है। और कॉन्ट्रैक्टर तो प्रॉफिट मिलकर की वो तो पैसा कमा के पूरा वो प्रॉफिट ले लेता है, किरण रिजिजू का नाम नहीं लेता है। गांव वाला जिसके लिए रोड बनाया वो फिर किरण रिजिजू ने रास्ता दिया, वो की क्रेडिट देता नहीं है। तो ऐसा होने से कैसे हो? कौन है स्कीम लाने वाला? इसलिए जो जिम्मेदारी लोकल ऑफिसर्स को दिया गया है, मैं आज ये चुनाव सभा है और यहां से मैं कहना चाहता हूं कि जिस ऑफिसर ने गलत काम किया है
आगे उसको कार्रवाई के लिए तैयारी होना पड़ेगा। पेमा खांडू जी, हमारा युवा मुख्यमंत्री को हमने चर्चा किया, उन्होंने भी मुझे बताया इस इलेक्शन के बाद करप्शन के खिलाफ और कठोर कार्रवाई शुरू करेंगे अरुणाचल प्रदेश में। मोदी जी ने देश भर में कार्रवाई शुरू कर दिया है, हमारा अरुणाचल प्रदेश में भी ये कार्रवाई बहुत जोर से होना चाहिए। मैं हमारा प्रदेश नहीं चलाता हूँ, मैं एमएलए नहीं हूँ, मैं मंत्री नहीं हूँ। इतना मेहनत से हम स्कीम लाता है या फ्री में करप्शन करके क्यों बर्बाद करना चाहिए? मैं कोई स्कीम का पैसा लेता नहीं हूँ, मैं किसी से पैसा नहीं मांगता हूँ। हर एक दिन कम से कम 500-600 करोड़ का स्कीम मैं अरुणाचल में भेजते रहता हूँ। यहाँ क्यों करप्शन करके पैसा बर्बाद करना चाहिए? और लोगों को बताना चाहिए ये पैसा कौन लाता है। इसलिए या जो कमीशन में जो बर्बाद हुआ, मुझे क्यों ब्लेम किया? जब मुझे पता चला कि पब्लिक सर्विस कमीशन में गड़बड़ हुआ, मैंने सीधा उसी समय चीफ मिनिस्टर को फोन किया। मैंने बताया कि ये बहुत सीरियस है, आपको बहुत सीरियस से अपने तौर पर जो भी कर सकता है करना चाहिए। कमीशन इंडिपेंडेंट है, लेकिन कमीशन मेंबर को मैसेज देना चाहिए कि गड़बड़ हुआ है आप लोगों का देख रेख में। आप भले कमीशन मेंबर होने के नाते पेपर लीक में आप इन्वॉल्व नहीं होने से भी मॉरल ग्राउंड में सारा कमीशन मेंबर रिजाइन करना चाहिए। ये प्रेशर चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू साहब ने डाला है। सारा कमीशन मेंबर रिजाइन किया और जितना भी इन्वॉल्व है सबको अरेस्ट किया और फिर लोग कोर्ट में गए। काफी डिले हुआ, जब कोर्ट में केस जाता है तो वो हमारे हाथ में नहीं रहता है। फिर मुझे रिक्वेस्ट किया गया है, इसको जांच पूरा सीबीआई की तरफ से जांच होना चाहिए। अरुणाचल पुलिस को ये लोग ट्रस्ट नहीं करता है, इसलिए सीबीआई जांच करना चाहिए, ऐसा डिमांड आया। मैंने 1 महीने के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट भेजा। मैं उस समय इस देश का लॉ मिनिस्टर था, सीबीआई डायरेक्टर को सीधा निर्देश दिया कि ये अरुणाचल का पेपर लीक का मामला को छोटा मोटा मत समझो, इसको रजिस्टर करो। और केस को सीबीआई ने टेक ओवर किया है। ये कौन किया है? ईडी को भेजा है, लेन देन पैसा कहां से कहां तक किया चेक करने के लिए। ये किसने किया है? लोग कुछ भी नहीं जान करके किरण रिजिजू पेपर लीक का मामले में कुछ बोलता नहीं है। किरण रिजिजू बोला इसलिए तो इतना इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, किरण रिजिजू बोला इसलिए तो कमीशन रिजाइन करना पड़ा है। आज मैं हूं तब तो जाकर के यहाँ इतना चेंजेस ला रहा है। पेमा खांडू साहब के नेतृत्व में आज अरुणाचल में जो रिफॉर्म्स ला रहा है, ये आप बहुत ध्यान से देखिए। ये पहले नहीं होता था, पहले हर एक नौकरी बिक्री होता था, पियोन से लेकर के जेई से लेकर के आपका इंजीनियरिंग डॉक्टर का क्वार्टर तक या बिक्री होता था अरुणाचल प्रदेश में। आज वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से जो एसएसबी बनाए, वहाँ ग्रेड बी का वहाँ एग्जाम होता है और ये सर्विस कमीशन जितने भी हैं सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। अगर कोई गड़बड़ किया पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन जो पनिशमेंट का हक में है उसी को ब्लेम करेगा तो हमारे लिए समाज के लिए ठीक बात नहीं है। मैं जब भी दिल्ली से आता था, सारा मीडिया वाला हमको पूछता था कि पेपर लीक में क्या करना चाहिए। मैं खुल के बोलता था कि पेपर लीक में जो भी इन्वॉल्व है उसके खिलाफ राज्य सरकार कार्रवाई जल्दी करना चाहिए और राज्य सरकार ने कार्रवाई किया है। फिर भी बोलता है कि किरण रिजिजू नहीं बोलता है। जो आदमी जानबूझ करके बोलता है उसका हम नहीं सुधर सकता है। मैं अगर जो किरण रिजिजू ने जो काम किया गिनती करके बोले बताएगा आपको, आप भी सरप्राइज हो जाएगा। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं, इतना काम करने के बाद आराम से कोई मोबाइल टेलीफोन में वीडियो में कोई चैनल में जाके किरण रिजिजू ने कुछ नहीं किया, अगर ऐसा बोलता है उसको आप क्या कर सकते हैं बताइए। ये डेमोक्रेसी है, बोलने का आजादी है। मेरा खिलाफ ऐसे बोला बोल के मैं मर्डर तो नहीं कर सकता हूं ना, लेकिन अच्छा आदमी चुपचाप मत बैठिए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, समाज में अच्छे लोग भी बहुत हैं। अगर 10 लोग खराब खराब बातें झूठ बात बोल करके अननेसेसरी गलत बात फैलाता है, जो 90% अच्छा लोग है वो चुपचाप नहीं बैठना चाहिए। इसलिए कहावत है, अगर कोई गलत काम करता है तो वो गलत है,
लेकिन गलत काम को देख करके भी चुपचाप बैठता है, वो भी उतना ही गलत है। इसलिए समाज में कोई गलत काम करता है, कोई गलत बोलता है, तो उसको जवाब देना चाहिए। बच्चा कोई गलती करता है तो माँ बाप का काम है उसका सुधारना। और मैं अरुणाचल के युवाओं को कहना चाहता हूँ, आप लोग चिंता मत हो जाइए, आपका भविष्य के लिए मैं खड़ा हूं। लेकिन जब भी, खास करके मैं स्टूडेंट को बोलना चाहता हूं, जिंदगी में बहुत कुछ सीखना है। सीखने से पहले ज्ञान मत बांटिए। हमने गांव में लकड़ी जला जला करके क्लास 8 तो गांव में पढ़ाई किया। गाड़ी का रास्ता भी हमारे पास नहीं था, गाड़ी चेहरा भी नहीं देखा। गांव में बैठ करके हमारा उस जमाने का टीचर 8-9 दिन पैदल चल के जो हमारे गांव में आए थे, उस समय के यूपी बिहार का टीचर, असम का बेंगल का टीचर, मैं आज भी उसको याद करता हूं। हमारे पास कुछ भी नहीं थे, उन लोगों ने जो पढ़ाई हमको दिया, नॉलेज जो दिया, हमने गुरुजी का सम्मान करते हुए दिन रात मेहनत किया। और जब मैं दिल्ली में हंसराज कॉलेज पहुंचा, मैं गवर्नमेंट स्कूल से दिल्ली पहुंचा, फर्स्ट डिवीजन मार्क लेकर के, और जो बड़े बड़े स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, पब्लिक स्कूल से पढ़ने वाले लोग भी उसी कॉलेज में आए। हम लोग एक साथ, मैं गांव से सरकारी स्कूल से पढ़ के, लोग पब्लिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ के आया। मैं हिम्मत के साथ सीना ठोक के आपको बोल रहा हूं, मैं किसी से पीछे नहीं था। कोई बड़ा स्कूल से आने वाला भी हमको गांव से आया बोल के कोई हमको नजरअंदाज नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने अपना टीचर को इज्जत किया है। कभी भी अपना गुरुजी को हमने नीचा नहीं किया है। इसलिए जिंदगी में बहुत कुछ सीखना होता है। सीखने से पहले अब बहुत ज्ञानी बन जाएगा तो फिर ये बहुत दुख की बात है। जिंदगी पर मरते दम तक आदमी सीखते रहेगा। आज भी मैं इतना साल से, मैं अभी राजनीति में हूँ, 10 साल में मंत्री हो गया हूँ, आज भी मैं एक्सपर्ट से सुनता हूँ, एक्सपर्ट से सीखता हूँ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी इतने लोगों से सुन सुन के फिर आइडिया लेता है, फिर अपना आइडिया को देता है, अपना विजन पूरा करता है। सीखना होता है, समाज में, देश में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप सीखेंगे। इसलिए हमारे युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को, गांव वाला जितना भी है, आप सबको मैं कहना चाहता हूं, आज यहाँ ईटानगर में दुकान खोला है, सब्जी मार्केट भी है, या खिलौना बेचने वाला मार्केट भी है, कपड़ा का दुकान भी है, मीट का मार्केट भी है, और यहाँ ब्रांडिंग का, अलग अलग जो ब्रांड का होता है ना आजकल, दामी वाला, उसका भी सारा शोरूम खोल चुका है। यहाँ गाड़ी का दुकान खोल चुका है, यहाँ बुलडोजर का दुकान भी खोल चुका है अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ अलग अलग बिजनेस का तरह तरह का अरुणाचल में खोल चुका है। इसका मतलब क्या है? अगर किरण रिजिजू अपने ताकत से अरुणाचल में पैसा साधन नहीं लेगा तो दुकान कैसे चलेगा? हमारा ये जो जितना लोग आज बैठे हैं, आपका बिजनेस कैसे चलेगा? एक चीज आप मत भूलिए, मैं जितना ताकतवर होता हूं, जितना पैसा ला सकता हूं, उतना ही अरुणाचल प्रदेश में सबका पॉकेट में पैसा उतना ही घुसेगा। ये कनेक्शन है। हमारा अरुणाचल में पैसा अमेरिका से नहीं आएगा, चाइना से नहीं आएगा, यहाँ का पैसा बर्मा से नहीं आएगा, जापान से नहीं आएगा। जो भी साधन अरुणाचल में पैसा आएगा वो दिल्ली से ही आएगा। वो मैं ही हूँ मोदी जी का आशीर्वाद से भेजने वाला। एक जमाना था 2012 तक हमारे पास तो लगभग 12,000 करोड़ का हम गिरवी में था, हम डेट में था, बाकी लेके हालत खराब हो गया था। आज हमारा इकोनॉमी इतना अच्छा हो गया अरुणाचल प्रदेश का। आज 4 लेन रास्ता बना ईटानगर में, आप लोग देखता है ना, उस तरफ में 2 रास्ता लेन है, इस तरफ में 2 रास्ता लेन है, फिर भी ट्रैफिक जैम होता है। इसका मतलब कितना गाड़ी खरीदा होगा लोगों ने, कहां से आया ये पैसा? यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भी ट्रैफिक जैम हो जाता है, कहां से आया इतना पैसा? मेरा तो यहाँ कोई घर नहीं ईटानगर में, लेकिन मैं कभी हेलीकॉप्टर में, कभी गाड़ी से दूर दूर देखता हूँ। निर्जुली से लेकर के बांदर देवा, इधर होलोंगी से वो जोटे पोमा तक पहाड़ का पहाड़ काट करके घर बना रहा है, यूनिट बना रहा है, खेती बना रहा है। ये पैसा कहां से आया? ये आपका किरण रिजिजू मजबूत है,
इसीलिए तो लोगों के पास पैसा पहुंचता है, उसी से लोगों को शेयर करने का मौका मिलता है। अगर गांव में एक आदमी के पास पैसा आएगा, उसका बेनिफिट सबको मिलता है, सबको इनडायरेक्ट लाभ मिलता है। बच्चों का उसका एजुकेशन का खर्चा, किताब खरीदने का पैसा, एक हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट करने के लिए पैसा चाहिए, ये सारा चीज दिल्ली से हम जितना मजबूत से रिसोर्सेज लाएगा उतना ही हमारे लोगों को उसको मिलता है। हम चाहते हैं कि हमारा दुकान खोले और दुकान में खरीदने वाला भी आदमी आना चाहिए। आदमी का पॉकेट में पैसा होगा तभी तो दुकान में खरीदने के लिए लोग आएंगे, लोगों के पास पैसा होगा तभी तो सब्जी खरीदेंगे, तभी तो हमारा ये शोरूम चलेगा, तभी तो गाड़ी घोड़ा दौड़ेगा, तभी तो हमारी इकोनॉमी बढ़ता है। इस चुनाव के बाद हमारा बिजली पानी सड़क का काम ऑलमोस्ट हो गया, अभी इसको एक्सपांड करना है। अगले हमारा प्राथमिकता एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, युवाओं को नौकरी देने के लिए सेल्फ हेल्प जैसे आप खुद काम कर सकता है, अलग अलग का स्कीम जो हमारा मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है, युवाओं का भविष्य को ठीक करने के लिए हम एक कमिटमेंट लेके आया है। मैं फिर से आज आपको धन्यवाद देते हुए हमारा पूरा ईटानगर के एमएलए साहब, मेयर साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तार शॉपिंग जी, पूरा टीम, मंडल प्रेसिडेंट पूरा, और बीजेपी का शुभ चिंतक आम जनता जो आया है, मैं आपको फिर से कमिटमेंट देता हूं, किरण रिजिजू जहां भी खड़ा रहता है, चाहे दिल्ली में हो, चाहे मुंबई में हो, चाहे चेन्नई में हो, कोलकाता में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी हम खड़ा रहेगा, अरुणाचल का नाम को हम ऊंचा उठा के खड़ा रहेगा। मैं जहां भी रहेगा हिम्मत के साथ अरुणाचल का सर झुकने नहीं देगा, ये मेरा कमिटमेंट है। और मैं जब हिम्मत से बोलता हूं तो मैं कभी भी नहीं सोचता हूं कि मैं किरण रिजिजू जो अकेला बोल रहा है, मेरा अरुणाचल का 15 लाख आदमी का आवाज बन करके मैं खड़ा करूंगा। और इसी शब्दों के साथ फिर से आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह आयोजन करके हमारा बात सुना, और मैं उम्मीद करता हूं चुनाव में आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का सपोर्ट से नरेंद्र मोदी जी का तीसरे कार्यकाल में मैं जो काम करने जा रहा हूं वही बात लेकर के आपको मैं दोबारा फिर मिलूंगा, बहुत जल्दी आपसे मिलूंगा। आप सबका सपोर्ट और ये जितने लोग आए हैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।